हेलो दोस्तों, नमस्कार। राकेश मीणा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मुकेश कुमार मीणा आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, ISBN नंबर। ISBN होता क्या है, इसके बारे में अपन जानेंगे, इसके बारे में समझेंगे। किस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, किस प्रकार से इसका यूज बुक्स के लिए किया जाता है। बुक्स जो अपनी किताबें होती है वो नवीन प्रकाशन हेतु जाती है, तो उनमें किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है। ये ISBN नंबर क्या है, इसके इतिहास के बारे में आज अपन समझेंगे, क्योंकि किसी भी टॉपिक के बारे में उसका इतिहास जान लेना बहुत जरूरी होता है। यदि अपन उसका इतिहास अच्छे से समझ लेंगे तो उससे आने वाले संबंधित जितने भी क्वेश्चन है अपने पास में, हम उनका जवाब आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों, ISBN प्रत्येक बुक्स में एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। यूनिक आइडेंटिटी से मतलब है उस बुक्स को कब प्रकाशित किया गया था, कैसे प्रकाशित, किस टाइटल, क्या टाइटल था, उसका पब्लिकेशन क्या था। ISBN नंबर प्रत्येक बुक्स का एक यूनिक नंबर होता है। ISBN की शुरुआत कहाँ से हुई, ये आज अपन जानेंगे। दोस्तों, ISBN की शुरुआत शुरू में 1966 में हुई। 1966 में WH स्मिथ नाम के एक व्यक्ति थे। वह एक और व्यक्ति थे, गॉर्डन पास्टर। WH स्मिथ एक ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध एक बुक सेलर थे, और अपने जो आयरलैंड के एक गॉर्डन पास्टर थे, वो एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे। रिटायर्ड प्रोफेसर कौन से कॉलेज के थे? ट्रिनिटी कॉलेज के। इन दोनों ने सन 1966 में एक विधि बनाई, उसे SBN नंबर बोला गया। तो देखिए दोस्तों, इसके इतिहास में अपन सर्वप्रथम चलते हैं। तो इतिहास में आते हैं अपन इसका इतिहास की हम शुरुआत करते हैं 1970 से। सॉरी दोस्तों, इसके इतिहास की शुरुआत करते हैं अपन 1966 से। 1966 में दो व्यक्ति थे, WH स्मिथ व आयरलैंड के एक रिटायर्ड प्रोफेसर गॉर्डन पास्टर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, WH स्मिथ कौन थे? ये ब्रिटेन के थे। ब्रिटेन के प्रसिद्ध बुक्स विक्रेता। गॉर्डन पास्टर कौन थे? इन दोनों के द्वारा एक विधि बनाई गई जिसे SBN नंबर बोला गया। इन दोनों के द्वारा SBN नंबर विधि बनाई गई। दोस्तों, शुरू में जब SBN नंबर बनाई जाती है, कोई भी विधि का निर्माण होता है, तो वो परिपूर्ण नहीं होती है। ये क्या, जो विधि बनाई गई थी वहां की परिस्थितियों के अनुरूप बनाई गई थी। जैसे इसको बनाया गया SBN, तो स्टैंडर्ड बुक्स नंबर। तो दोस्तों, जब ये स्टैंडर्ड बुक्स नंबर बना तो उस टाइम ये केवल 9 अंक का था। तो ये विधि बनाई गई थी, ये कितने अंक की थी? 9 अंक की। और इसके कितने भाग थे? 3 भाग। कितने भाग थे? 3 भाग। तीन भाग में दोस्तों, एक में था ग्रुप, 2 में था पब्लिशर, और 3 में था टाइटल।
जैसा कि दोस्तों आपने देखा, ये विधि सर्वप्रथम 1966 में W.S. स्मिथ, वो आयरलैंड के एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे, गॉर्डन पास्टर, उनके द्वारा बनाई गई और इसमें 9 अंक की थी और इस विधि को SBN स्टैंडर्ड बुक्स नंबर नाम दिया गया था और इसके 3 भाग थे। 3 भागों में एक तो ग्रुप था, एक पब्लिशर था और एक टाइटल था। उसके बाद में आते हैं दोस्तों अपने इतिहास में सन 1967 में, जस्ट इसके 1 साल बाद में 1967 में दोस्तों एक व्यक्ति थे, डेविड व्हाइटेकर। दोस्तों डेविड व्हाइटेकर ऐसे व्यक्ति थे जिनको ISBN का पिता भी कहा गया, जनक भी कहा गया। जनक क्यों बोला गया? क्योंकि दोस्तों जब ये विधि बनाई गई थी तो एक शिशु अवस्था में थी। जब भी कोई विधि बनती है तो वो परिपूर्ण नहीं होती। इस विधि को परिपूर्ण किया डेविड व्हाइटेकर ने। इसको परिपूर्ण कैसे किया? इन्होंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन दी डेविड व्हाइटेकर द्वारा। दोस्तों डेविड व्हाइटेकर द्वारा सन 1967 में इसका कॉन्फ़िगरेशन तैयार किया गया। इसको 9 अंकों से 10 अंकों में बना दिया गया। इसके जहाँ पहले 3 भाग थे, अब कितने भाग हो गए? 4 भाग हो गए। और इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन 3 भागों में एक चौथा भाग जोड़ दिया। जैसे पहला एक ग्रुप था, दूसरे भाग में पब्लिशर था, तीसरे भाग में टाइटल था और चौथा भाग इन्होंने कर दिया चेक डिजिट। तो दोस्तों अब इसमें 9 अंक से 10 अंक इस विधि में हो गए थे। इसी बीच 1967 के बाद में सन 1970 में इसके इतिहास में एक नया मोड़ आया, जब ISO द्वारा ISO एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिसके द्वारा एक कमेटी बनाई गई और इसकी जांच करवाई गई। तब इसकी जांच में ISO द्वारा इसको ISO द्वारा इसको 2108/2005 नाम का एक स्टैंडर्ड नाम से एक मान्यता दे दी गई, या इसको एक तरह से इस प्रकार से चुन लिया गया। दोस्तों ISO स्टैंडर्ड द्वारा इसे जो ही चुना गया, इसके साथ में ये इंटरनेशनल हो गया। पहले ये किस में था? SBN में। अब ये किस में बन गया? ISBN में। SBN पहले कुछ देशों में इसका लागू होता था, यूरोपीय देश होते थे, यूरोपियन देश हो गए, अमेरिका हो गई, जापान हो गई, जिसमें इसका यूज किया जाता था। किंतु जब ISO ने इसकी शुरुआत की, इसको स्टैंडर्ड दे दिया गया, तो ये एक तरह से इंटरनेशनल हो गया और ये हमारे सामने आ गया ISBN में। किसमें आ गया? ISBN में। तो दोस्तों आप जब भी किसी भी बुक्स में देखोगे तो आपको मिलेगा कि इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1970 में। तो इसकी शुरुआत 1966 में हो गई थी। 67 में इसकी कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो गई थी। 1970 में इसको 2108/2005 दे दिया गया था तथा इसका नाम ISBN ये एक नई रूपरेखा में आ चुका था। भारत में ISBN नंबर RRLF कोलकाता द्वारा दिया जाता था।
दोस्तों जब ISBN की शुरुआत हुई इंटरनेशनल लेवल पे, तो शुरू में भारत में भी शुरुआत होगी। जब सभी देशों में अगर ग्लोबलाइजेशन होता है तो भारत में भी इसकी शुरुआत होगी, और भारत में इसकी शुरुआत शुरू में अपने यहाँ पे राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता द्वारा की गई। जितनी भी अपनी नई बुक्स प्रकाशित होती थी उनको ISBN RRRLF द्वारा दिया जाता था, जो कि बाद में अभी वर्तमान में सन 2011 से न्यू दिल्ली में संचालित है। जो 2000 पहले वहां पे दिया जाता था, 2011 बाद 8 भाग का हो गया, 10 अंक का हो गया। उसके बाद में ये सन 2006 तक, लगभग सन 2006 तक ये 4 भाग का था, और 1 जनवरी 2007 से इसके 5 भाग हो गए। कितने भाग हो गए? 5 भाग हो गए। इन 5 भाग में एक नया भाग जुड़ा, उसे अपन बोलते हैं EAN नंबर। देखो दोस्तों, जब भी कोई एक प्रणाली होती है उसका विकास होता है, तो उस विकास में कुछ अच्छी बातें जुड़ती है, जो कि एक ग्लोबलाइजेशन का टाइम है जो सभी के लिए विश्व में एक समान करता है। तो जब कोई बुक्स कहीं भी छपी हुई होती है तो उसका अपन विश्व में उसकी कंट्री कैसे देखेंगे, उस कंट्री के भाग को EAN नंबर से जोड़ा गया। और इसके कितने भाग हो गए? 5 भाग। तो 2006 तक इसके कितने भाग थे? 2006 तक इसके 4 भाग थे, और ये 10 अंक की थी। 2007 1 जनवरी 2007 से 5 भाग हो गए, और ये 13 अंकों में परिवर्तित हो गई। दोस्तों जो कि आज अपन बुक्स में देखते हैं ISBN नंबर, वो 13 अंक का होता है, और उसके 5 भाग होते हैं, जो कि प्रत्येक बुक्स के आपको कहीं न कहीं पीछे या उसके जस्ट पीछे वाले पेज में आपको ISBN नंबर मिल जाते हैं। ये बुक्स की यूनिक आइडेंटिटी होती है, जिससे विश्व में अपन उस बुक्स को कहीं भी खोज सकते हैं। इसके इतिहास के बारे में, जब अपन ने किसी चीज का इतिहास जान लिया है तो उसके ISBN नंबर के बारे में भी अपन थोड़ा बहुत देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि अपन ने ISBN के इतिहास के बारे में जान लिया, सन 1966 से स्टार्ट हुआ। 67 में वो किस प्रकार से उसकी कॉन्फ़िगरेशन तैयार की गई, 1970 में वो उसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई, SBN नंबर से ISBN किस प्रकार से बना, 9 अंक से 10 अंक किस प्रकार से बने, और 10 से फिर बाद में 13 अंक में कैसे बने सन 2007 में, जब अपन उसके 5 भाग हो गए। दोस्तों अभी जब अपन ने ISBN के बारे में इतना जान लिया है, तो अब ये भी देख लेते हैं कि ISBN जो वर्तमान में बुक्स में किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। तो आपने देखा होगा बुक्स में कि एक ऐसी यूनिक आइडेंटिटी एक बुक्स के पीछे के पेज में एक ऐसी बनी हुई होती है, जिसमें इस प्रकार से डिजिट होते हैं। यहाँ पे कुछ भी डिजिट हो सकते हैं। मैंने आपको समझाने के हिसाब से इसमें 1 2 1 2 3 4 1 2 3 ऐसे कर दिए हैं। यहाँ पे कुछ भी डिजिट हो सकते हैं। तो देखना आप उस बुक्स में यहाँ पे ISBN लिखा होता है, और इसके बाद में 2 डिजिट होते हैं। जो 2 डिजिट होते हैं वो किसको दिखाते हैं? ग्रुप को दर्शाते हैं। उसके बाद में 4 डिजिट होते हैं जो किसको दर्शाते हैं? पब्लिशर को दर्शाते हैं। उसके बाद में 3 डिजिट होते हैं जो टाइटल को दर्शाते हैं, और 1 डिजिट होता है जो चेक डिजिट होता है। वैसे ही इसमें नीचे होता है 1 डिजिट चेक डिजिट होता है, 3 डिजिट टाइटल होते हैं, 4 डिजिट इसके पब्लिशर को दर्शाते हैं, 2 डिजिट इसके ग्रुप को दर्शाते हैं, और 3 डिजिट होते हैं जो EN होते हैं। ये कंट्री को दिखाते हैं कि बुक्स की पब्लिशर कौन सी कंट्री में की गई थी। इस यूनिक आइडेंटिटी से अपन किसी भी बुक्स का पता लगा सकते हैं विश्व में वो कहाँ छपी हुई है। इस प्रकार से अपन विश्व की जितनी भी बुक्स छपी हुई है उनकी यूनिक आइडेंटिटी देख के उनका पता लगाया जा सकता है। दोस्तों ये ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से आपका नाम होता है। आपके मोहल्ले में देखे आपका नाम पता लगा के आपके नाम से कोई भी पता लगा सकता है कि इस नाम का व्यक्ति कहाँ पे रहता है। उसी प्रकार से अपन विश्व में इस बुक्स के बारे में इन ISBN नंबर से पता लगा सकते हैं कि वो बुक्स कहाँ पे छपी थी, उसका टाइटल क्या था, उसका पब्लिशर कौन था, उसका ग्रुप कौन सा था,
इस प्रकार से हम उसको, और एक चेक डिजिट होता है, उससे उसकी पूरे डिजिट्स को चेक भी किया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें, और इसी प्रकार से मैं आगे नई नई जानकारी लेके आता रहूंगा। राकेश मीणा यूट्यूब ग्रुप में हम आपके साथ लगे हुए हैं, और इस चैनल को आप अच्छा से अच्छा बनाइए, ताकि आपकी लाइब्रेरियन की जितनी भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी हम घर से करवा सकें। इसके लिए हमें थोड़ा बहुत प्रोत्साहन दीजिए। इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद।